हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। तो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, अब हमारा नया कॉन्सेप्ट है असेट्स अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एनपीओ के अंदर। ठीक है, बट इसका रेफरेंस बहुत जगह आ जाता है और मेरे आपको पता होना चाहिए। ठीक, कहीं पे भी अकाउंट बनाना पड़ सकता है। और जो असेट्स अकाउंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके हर जगह काम आएगा। ये आपके पार्टनरशिप के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, अगर आप कैश फ्लो वाला चैप्टर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी काम काम आएगा आपके। ठीक है, और अगर आप और क्या चैप्टर है आपके इक्विटी शेयर कैपिटल वाला चैप्टर करें तो वहाँ पे भी काम आएगा आपके। ठीक है, चलिए सर, असेट्स अकाउंट। अब देखो, नॉर्मली असेट्स हमारे पास ना दो प्रकार की होती हैं असेट्स। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? दो। एक होती है टेंजेबल असेट्स और एक होती है इंटेंजेबल असेट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे को क्यों लगा, मैं अभी आपको खुद समझ आ जाएगा। असेट्स का मतलब यहाँ पे कौन से असेट्स की बात चल रही है? यहाँ पे आपकी बात चल रही है फिक्स असेट्स की। कौन से असेट्स की? फिक्स असेट। मैं करंट असेट्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, फिक्स असेट्स की बात चल रही है। ठीक है, चलिए, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 17, असेट्स अकाउंट हम आज बनाने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो असेट्स अकाउंट इस चैप्टर के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी ये क्या है कि इसमें भी कई जगह जगह इसका रेफरेंस है और आपके काम आएगा। ठीक है, और ये बहुत जगह और काम में आएगा। जैसे पार्टनरशिप के अंदर आप करोगे, ठीक है, वहाँ पे भी आपको ये अकाउंट बनाने में काम आएगा। आप कैश फ्लो वाला चैप्टर करोगे तो भी वहाँ पे आपको काम आएगा। आप इक्विटी शेयर कैपिटल वाला चैप्टर करोगे तो भी वहाँ पे आपको ये काम आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और ये आपको हर जगह काम आएगा। कभी भी एसेट्स अकाउंट बनाना है तो इस तरीके से बनाए, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नॉर्मली असेट्स, कौन से असेट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? फिक्स असेट्स की बात कर रहा हूँ। कौन सी असेट्स की बात कर रहा हूँ? फिक्स असेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो अप्लाई होता है, ठीक है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, AS 10। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आपने 11th के अंदर आपको थोड़ा रेफरेंस मिला होगा, और बाकी आप प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, दीज आर द प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो हमें फॉलो करने पड़ता है वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, AS 10 कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब असेट्स अकाउंट के लिए AS 10 है। आगे असेट्स नॉर्मल दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब टेंजिबल क्या होते हैं? इंटेंजिबल और नॉर्मल। टेंजिबल जिन्हें हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे टेंजिबल नॉर्मली क्या होता है, इसका ओपनिंग हमेशा डेबिट ही होगा, कभी इसका नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई असेट्स है नहीं और बुक में हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इसका ओपनिंग डेबिट है, इसका ओपनिंग हमेशा ही डेबिट रहेगा और इसका क्लोजिंग हमेशा ही क्रेडिट रहेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आगे असेट, जब भी कोई असेट इंक्रीज होती है, समझ रहे हो, जब भी कोई असेट्स फिक्स असेट, जो कोई टेंजिबल असेट्स जब भी इंक्रीज होगी, उसका सबसे पहला कारण क्या होगा? आपने उसे परचेज किया। क्या किया आपने? परचेज़ किया। लेकिन हम उसे परचेज़ नहीं लिखते, क्योंकि परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ होता है, स्टॉक के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए हम उसे क्या लिखते हैं? टू कैश। हम इसे सीधा कैश अकाउंट में लिख देते हैं कि आपने इसे क्या करा है? बाई करा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ परचेज़ की जगह मैं इसे यहाँ पे क्या लिखना पसंद करूँगा? बाई। ठीक है, आपने इसे बाई किया। जब भी किसी असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज आएगा तो सबसे पहला कारण क्या होगा उसकी इंक्रीज आने का? आपने उसे बाई किया होगा, या तो आपने कैश में बाई किया होगा या अपनी वेंडर। वेंडर क्या होता है? जिनसे आप असेट परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट। जब आप किसी से क्रेडिट में असेट को परचेज करते हैं, फिक्स असेट्स को, तो उन्हें हम वेंडर बोलते हैं, ना कि क्रेडिटर। हाँ, उसे आप जैसे मशीनरी आपने परचेज की तो क्रेडिटर फॉर मशीनरी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उन्हें वेंडर बोलते हैं, समझ में आ जाते हैं कि हाँ, इनसे आपने फिक्स असेट परचेज करी थी। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी किसी असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज आएगा तो पहला कारण हमेशा क्या होगा उसका? बाय। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इंक्रीज का नहीं, इंपॉर्टेंट है डिक्रीज का। जब भी किसी असेट की वैल्यू में डिक्रीज आते हैं ना, उसमें तीन कारण होते हैं। पहला होता है आपका डेप्रिसिएशन, दूसरा होता है आपका सेल, और तीसरा होता है आपका राइट ऑफ। क्या होता है? राइट ऑफ। सबसे ध्यान रखना, जब भी किसी असेट की वैल्यू में डिक्रीज आएगा तो पहला कारण क्या होता है? डेप्रिसिएशन। सेकंड कारण क्या होता है सर? उसका सेल। और तीसरा कारण क्या होता है? राइट ऑफ। अगर क्वेश्चन हमेशा साइलेंट है और किसी असेट की वैल्यू ओपनिंग 10,000, लेट सपोज 10,000, और क्लोजिंग 8,000 है, तो ये जो 2,000 का डिफरेंस आया है, इसको आपने सबसे पहले क्या मानना है? डेप्रिसिएशन।
क्वेश्चन अगर साइलेंट है, सबसे पहले क्या मानना है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो आपने दूसरी चीज़ क्या माननी है कि सर सेल की थी, सर किस पे, बुक वैल्यू पे सेल करेगी तभी, नहीं तो प्रॉफिट और लॉस आपको दे देता, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी सेल भी देती है फिर भी आपको नहीं पता चला, तो तीसरी चीज़ आप उसे मानना राइट ऑफ। अब सर राइट ऑफ क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ना एक पड़ी थी कार, ये कार भी मेरी अलग ही दिख रही है, ये लो लैम्बोर्गिनी चला बना दी मैंने। ठीक है, ये मेरे पास एक कार पड़ी हुई थी। अब ये कार मैंने सोचा कि कार की कीमत थी 10 लाख रुपए, कितनी थी, 10 लाख रुपए। और मैंने कब सोचा, मैंने सोचा ये चलेगी 10 साल तक। इसका मतलब मैं हर साल 1 लाख रुपए एज अ डेप्रिसिएशन चार्ज करता। सर 3 साल हुए थे जुम्मा जुआ। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी कौन सी, सिंग इज किंग वाली, जिसमें अक्षय कुमार है वो टीवी तोड़ देता है और उसमें वो कॉमेडियन है वो कहता है कि भाई रिमोट देख के रोना आ जाता है, समझ रहे हो। इसका मतलब उसकी ईएमआई भी पूरी नहीं हुई। इसका मतलब जब वो टीवी टूटा है, जैसे ये मेरी कार ना कहीं रास्ते में जा रहे थे और गाड़ी ये तुम्हारी थी बड़ी वाली जैगवार जैसी थी, है, और बन गई, क्या बन गई है, ये बन गई नैनो 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 हो गया इसका हाल। ठीक है, इसका मतलब इसकी लाइफ अचानक से ख़त्म होगी। अब बताओ, अब इसके 7 साल बचे हुए हैं और इसकी वैल्यू 7 लाख रुपए अभी भी बची हुई है, तो क्या मैं इसे अभी भी डेप्रिशिएट करूँगा 7 साल तक, क्या मैं इसे 7 साल डेप्रिशिएशन करूँगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इसकी वैल्यू 7 लाख रुपए बुक से कैसे ख़त्म करूँगा, मैं इसे राइट ऑफ कर दूंगा। ठीक है, और राइट ऑफ करने का तरीका क्या होता है, सेम जैसे डेप्रिशिएशन करते हैं वैसे ही राइट ऑफ भी करते हैं। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, यह है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, समझ रहे हो। आप कहाँ राइट ऑफ करते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो जब भी किसी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आएगा तो पहला कारण क्या होगा, डेप्रिसिएशन, दूसरा कारण क्या होगा, सेल, तीसरा कारण क्या होगा, राइट ऑफ। सर चौथा कारण भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, वो बात की बात है, मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा फिलहाल में। ठीक है, अब जो हमने सेल करी है, सेल अगर लॉस पे हो रही है तो ये लॉस आप इधर लिख दोगे तो ये दोनों बुक वैल्यू के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, आपकी बुक वैल्यू। और अगर प्रॉफिट पे हो रही है तो इसमें से प्रॉफिट माइनस करोगे तो अपना बुक वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज अमाउंट आना चाहिए, टोटल बुक वैल्यू ही कम करते हो आप। क्या कम करते हो, बुक वैल्यू। मैं आपको इसको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं कोई चीज़ 10 की चीज़, मैं 10,000 की चीज़ 12,000 में बेच दी। ठीक है, 10 की चीज़ मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू है उसकी 10,000, तो मैं यहाँ पे तो 12,000 लिखूँगा और यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 2,000 प्रॉफिट का। तो इससे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10,000 का। इसका मतलब इसकी जो बुक वैल्यू थी उसमें से कितना कम हो रहा है, सिर्फ 10,000। अब वहीं उल्टी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ, मैंने बोला कि सर 10,000 की वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी। ठीक है, और मैंने उसे बेच दिया 8,000 में, 8,000 में क्या मैंने सेल कर दिया, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,000। अब ध्यान से देखो तो फिर कितने का डिफरेंस आया, 10,000 का। इसका मतलब मैंने उसकी ओपनिंग में से उसकी बुक वैल्यू से कितना कम किया, जितनी उसकी बुक वैल्यू कम हुई। बुक वैल्यू कितनी कम हुई उसकी, 10,000 कम हुई ना, तो मैंने वो 10,000 ही कम किया, चाहे 8 2 करके किया या 12 2 करके किया, कोई फ़र्क पड़ा नहीं, फ़र्क पड़ा। ठीक है, ये हो गया आपका टेंजेबल असेट्स के बारे में। अब इंटेंजेबल असेट्स की बात करें, इंटेंजेबल असेट्स भी सेम होगा। जब भी आप इंटेंजेबल असेट्स इंक्रीज होती है तो उसका पहला कारण हमेशा क्या होता है, आपने उसे बाय किया। क्या कारण होता है उसमें, आपने बाय किया। अब उसके सेल का इंटेंजेबल असेट्स को जो हम इंटेंजेबल असेट्स के ऊपर डेप्रिशिएट नहीं लगता, उसके ऊपर हम लगाते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या लगाते हैं, अमोर्टाइजेशन। सेम डेप्रिशिएशन की तरह होता है, बस डेप्रिशिएशन टेंजेबल असेट्स पे लगता है और अमोर्टाइजेशन इंटेंजेबल असेट्स पे लगता है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट्स, और इनके ऊपर जो लगता है अमोर्टाइजेशन मानते हैं। तो जब भी कोई इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आएगा, डिक्रीज आने के 3 कारण होंगे। ठीक है, पहला कारण क्या होगा, अमोर्टाइजेशन, पहला अमोर्टाइज, दूसरा सेल और तीसरा राइट ऑफ। ठीक है, ये आपका इंटेंजिबल के लिए, किसके लिए, इंटेंजिबल के लिए। अगर टेंजिबल होता तो, अगर क्या होता, टेंजिबल होता तो क्या होता, पहला कारण क्या होता आपका, डेप्रिसिएशन, सेकंड क्या होता है, सेल, और थर्ड क्या होता है, राइट ऑफ। बाकी सारी चीज़ें सेम है, पहला अमोर्टाइजेशन, दूसरा सेल, तीसरा राइट ऑफ। ठीक है, इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मेरे को ये आप इसका ओपनिंग में से डेबिट होगा, क्लोजिंग में से क्रेडिट होगा, ये बता चुका हूँ। अमोर्टाइजेशन, ये सेल, ये राइट ऑफ किया, और ये कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि असेट की वैल्यू में ना इंक्रीज एक वजह से और आता है, या डिक्रीज एक वजह से और आता है, जिसे हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन। और ये आपके अभी सिलेबस में है, लेकिन ये पार्टनरशिप वाले चैप्टर में है, तो ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे पूरा नहीं बता पाऊँगा, बस मैं वहाँ पे रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट बताऊँगा। ये चैप्टर, ये सारी बातें ना वहाँ पे मैं दोबारा नहीं करूँगा, ये वाली जितनी चीज़ें, बस मैं वहाँ पे एक रिवैल्यूएशन वाली बात करूँगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये पॉइंट वहीं पे भी आपको समझ में आएगा, यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और समझा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, और ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने असेट्स की बात करी, टेंजेबल असेट्स की और इंटेंजेबल असेट्स की, ये सारी ना वो है, मैन्युफैक्चर्ड है,
मतलब आप कोई रेज नहीं करो, कोई आपने ऐसी एसेट नहीं जो आपने खुद बनाई, लाइक आपने कोई बिल्डिंग खुद बनाई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है, AS10 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट में क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है वो AS10 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मली हमने यहाँ पे नॉर्मल असेट्स की लेके यहाँ पे बात करें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको स्पेशली उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बस नॉलेज लेनी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत है, नॉलेज में कमी है तो बताओ, ठीक है, कोशिश करूँगा कि लगभग जितनी आपकी इच्छा हो उससे ज़्यादा आपको मिले, ताकि कुछ गिर भी जाए तो भी 100% बचा रहे आपके पास, ठीक है। चलिए चलिए, बस एक चीज़ इसमें और है क्या कि अगर देखो मैंने अभी तक जो बात करी वो सारी टेंजेबल सेट्स के बारे में बात की है, सिवाय लैंड के बात करी, क्योंकि लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? डेप्रिशिएट कभी नहीं होती लैंड, ठीक है। लैंड हमेशा अप्रिशिएट होती है, नहीं तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। तो जब भी डिक्रीज़ आएगा लैंड की वैल्यू में, जब भी डिक्रीज़ आएगा तो पहला कारण आप हमेशा क्या मानोगे? सेल, और दूसरा कारण क्या मानोगे? राइट ऑफ। और राइट ऑफ तो कभी होती नहीं, ठीक है। तो हमेशा ही सेल उसका कारण इकलौता सेल होता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू में अगर इंक्रीज़ आ रहा था तो इंक्रीज़ का पहला कारण क्या होगा? बाई क्या होगा? दूसरा कारण क्या होगा? बाई ही क्या होगा? एज ए, या फिर आपको एज ए गिफ्ट भी मिल सकता है कई बार। उसको कैसे कंसीडर करना बिजनेस के अंदर वो बात की बात है, ठीक है। वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। चलिए, इन केस ऑफ असेट बीइंग इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो इन्वेस्टमेंट में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। तो अगर उसकी वैल्यू में कभी डिक्रीज आता है तो पहला कारण हमेशा सेल मानेंगे, दूसरा वैल्यूएशन लॉस होता है। और ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो अब इसकी बात नहीं है। बस मान लो कि आप हम कभी कभी इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करते हैं और पता करते हैं कि मार्केट ये हमारे पास जो रखी है 100 रुपये की है और मार्केट में इसकी वैल्यू 50 रुपये हो गई, तो हम इसे 50 रुपये में लिखें, 100 रुपये में लिखें, तो ये चीज़ें आपका वैल्यूएशन लॉस कर, ये आपके वैल्यू करेंगे उसका लॉस हुआ है, ठीक है, वैल्यूएशन। तो इस लॉस को हम कैसे देखें, क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट होगी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बस ये कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू में डिक्रीज किस कारण से, पहला सेल और दूसरा वैल्यूएशन लॉस, ठीक है। ओके, तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।